जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं नीति धारा के अंतर्गत नीति अष्टक को, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नीति अष्टक को। हम नीति अष्टक को समझे इसके पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय उत्थान के प्रतीक हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ। साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1880 में आपको भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। 6 जनवरी 1850 ईस्वी को 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, नवोदिता तथा बाल बोधिनी आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। भारतेंदु जी का कार्य क्षेत्र व्यापक है। भक्ति और श्रृंगार आपकी कविता का प्रधान रस है। भाव प्रवणता, देश प्रेम और समाज सुधार का स्वर आपकी रचनाओं में बहुत सशक्त है। आपका श्रृंगार रीतिकालीन कवियों से भिन्न एवं श्रेष्ठ है। आपकी काव्य भाषा ब्रज है, किंतु धीरे धीरे आपने खड़ी बोली काव्य को जन्म दिया है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी प्रसिद्ध है। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा आपके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, सुंदरी तिलक और पावस भक्ति संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। भारतेंदु जी युगांतकारी रचनाकार थे। हिंदी उन्नायकों में आपका स्थान सर्वोच्च है। मान्य योग्य नहीं हो तो कोरे पद पाए, मान्य योग्य नर तेजे केवल परहित जाए। इसमें आप संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति अष्टक से ली गई है, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। मान्य योग्य का मतलब होता है सम्मान पाने योग्य, कोरे पद यानी केवल पद प्राप्त कर लेने से, परहित यानी लोगों की सेवा। चलिए प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोकहित या परहित के महत्व का वर्णन किया है। ठीक है, फिर से लिख लीजिए प्रसंग। यहाँ पर कवि हरिश्चंद्र जी ने परहित के महत्व का वर्णन किया है। मान्य योग्य नहीं हो तो कोरे पद पाए। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि केवल कोरा पद प्राप्त करने से कोई सम्मान के योग्य नहीं हो जाता है। मान्य योग्य नर तेजे केवल परहित जाए। जो परहित करते हैं या लोगों की सेवा करते हैं वही सम्मान के योग्य होते हैं। फिर से समझ लीजिए दोनों लाइन का। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि केवल कोरा पद प्राप्त कर लेने से कोई सम्मान के योग्य नहीं होता है। जो हमेशा परहित करते हैं वही क्या होते हैं, सम्मान के योग्य होते हैं। विशेष लिख लीजिए। विशेष क्या है, ब्रज भाषा है और परोपकार के महत्व का वर्णन किया गया है। साथ में अनुप्रास अलंकार है। देखिए दूसरा जो दोहा है, बिना एक जिय के भय चलिए न अब नहीं काम, तासो कोरे ज्ञान तजी उठहु छोड़ विश्राम। प्रसंग लिख लीजिएगा। यहाँ कवि ने एकता के महत्व का वर्णन किया है। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर समाज या देश हित के लिए हमेशा एकजुट होने की बात कही है। जो आपको उचित लगे आप लिख लीजिए। बिना एक जिए के भय चले ही नहीं अब काम। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बिना एकजुट हुए काम नहीं चलने वाला है, या बिना एकता के काम नहीं चलना वाला है। तासो कोरे ज्ञान तजी उठऊ छोड़ी विश्राम। इसलिए हमें अपने कोरे ज्ञान और विश्राम को छोड़कर देश हित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि बिना एकजुट हुए अब काम नहीं चलने वाला है, इसलिए केवल हमें अपने कोरे ज्ञान और विश्राम को छोड़कर देश हित के लिए क्या हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। विशेष क्या होगा, एकता के महत्व का एकता को महत्व दिया गया है। दूसरा क्या है कि ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। तीसरा दोहा देखिए, बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश,
तबहु न छाड़त याहि सबे, बंधे मोह के फास। यहाँ पर प्रसंग लिख लीजिए कि आपसी बैर के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रसंग क्या होगा? आपसी बैर के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। बैर फूट ही सो भयो, सब भारत को नाश। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि आपसी बैर और फूट के द्वारा ही क्या हुआ है? भारत का नाश हुआ है। आपसी बैर एवं फूट के द्वारा ही भारत का नाश हुआ है। तबहु न छाड़त याहि सबे, बंधे मोह के फास। फिर भी यह सब कुछ जानकर लोग इसे छोड़ नहीं रहे हैं, इसके मोह में बंधे हुए ही है। फिर से समझ लीजिए, आपसी बैर एवं फूट के कारण ही भारत का नाश हुआ है, किंतु फिर यह जानकर भी सभी इसे छोड़ नहीं रहे हैं, इसके मोह में फंसे हुए ही है। विशेष क्या होगा? ब्रज भाषा है, साथ में बैर और फूट के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, कोरी बातन काम कछु, चलहि नाहिन मीत। तासो उठी मिल के करहूं, बेग परस्पर प्रीत। यहाँ पर आपसी प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन पंक्तियों में क्या है? प्रसंग लिख लीजिए। आपसी प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। कोरी बातन काम कछु, चले नाहिन मीत। कवि कहते हैं कि हे मित्र, केवल कोरी बात करने से काम नहीं चलने वाला है। हे मित्र, केवल कोरी बात करने से काम नहीं चलने वाला है। तासो उठी मिली के करहु, बेग परस्पर प्रीत। इसलिए देश हित के लिए शीघ्रता से उठकर क्या करे? परस्पर प्रेम को बढ़ावा दे। इसीलिए देश हित के लिए शीघ्रता से उठकर हमें क्या करना चाहिए? परस्पर प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है चारों जो दोहे है इसका अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा कि आपसी प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, साथ ही क्या है? ब्रज भाषा है। निज भाषा निज धर्म निज, मान कर्म व्यवहार। सबे बढ़ाहु बेगी मिली, कहत पुकार पुकार। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर कवि ने अपनी मातृभाषा, अपने धर्म, अपने सम्मान और अपने व्यवहार को बनाए रखने की बात कही है। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार। कवि कहते हैं कि अपनी मातृभाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान और अपने कर्म को हमेशा क्या करना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। अपनी मातृभाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान और अपने कर्म को हमेशा क्या रखना है? बनाए रखना है। सबे बढ़ाहु बेग मिली, कहत पुकार पुकार। वह बार बार पुकार पुकार कर यही कहते हैं कि सभी मिलकर इन सभी को क्या करे? शीघ्रता से और अधिक बढ़ाए। क्या कहते हैं? कि यह पुकार पुकार कर कहते हैं कि सभी मिलकर क्या करें? इन सभी को शीघ्रता से क्या करें? बढ़ाए। इन सभी मतलब अपनी मातृभाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान और अपना व्यवहार। अगला इसमें विशेष क्या होगा? विशेष क्या है कि अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, अपनी मातृभाषा, धर्म और सम्मान की हमेशा रक्षा करने की बात कही गई है। चलिए अगला पद देखते हैं। कबहु विलम्ब न भात अब, उठऊ मिलाऊ सूल। निज भाषा उन्नति करहूं, प्रथम जो सबको मूल। यहाँ पर भी आप प्रसंग लिख लीजिए। कवि ने अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति का क्या किया है? महत्व दिया है। या कवि ने अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहने की बात कही है। चलिए अर्थ समझते हैं। कबहु विलम्ब न भ्रात अब, उठऊ मिलाहु सूल। कहते हैं कि हे मित्र, बिना विलंब किए क्या करें? हम अपने इस सूल को, इस दुख को क्या करें? दूर कर दे। हे मित्र, बिना विलंब किए क्या करें? हम अपने इस दुख को दूर कर दे। निज भाषा उन्नति करो, प्रथम सबको मूल। अपनी भाषा की, अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की उन्नति करना ही यह हम सबका पहला क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की उन्नति करना ही हम सबका क्या होना चाहिए?
उद्देश्य होना चाहिए। विशेष क्या होगा? विशेष वही ब्रजभाषा होगी, अनुप्रास अलंकार है, साथ ही अपनी मातृभाषा को अपने सम्मान, है ना, के रूप में स्वीकार करने और उसे बढ़ावा देने की बात कही है। अगला देखिए, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बात। यहाँ पर कवि ने विवेकहीन राज्य में या देश में निवास न करने की बात कही है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कवि ने विवेकहीन देश या राज्य में निवास न करने की बात कही है। श्वेत श्वेत यानी होता है सफेद, कपूर कपास यानी जानते हैं, बास यानी निवास करना। अर्थ समझिए, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जहाँ कपूर और कपास को सफेद रंग होने के कारण एक मान लिया जाता है, जहाँ कपूर और कपास को सफेद रंग होने के कारण एक मान लिया जाता है, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। कवि कहते हैं कि ऐसे कुदेश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जहाँ सफेद रंग होने के कारण कपूर और कपास को एक मान लिया जाता है, ऐसे कुदेश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। विशेष देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार होगा, साथ में विवेकहीन देश में निवास न करने की बात कही है और ब्रज भाषा है। अंतिम पद समझिए, कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ अनेक विवेक। प्रसंग समझ लीजिए कि जहाँ पर विवेकहीन व्यक्ति निवास करते हो, उस जगह पर निवास न करने की बात कही है। क्या है? जिस स्थान पर विवेकहीन व्यक्ति निवास करते हो, उस स्थान पर निवास न करने की बात कही गई है। चलिए अर्थ समझते हैं। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक। कवि कहते हैं जहाँ कोयल और कौवे को काला रंग होने के कारण एक मान लिया जाता है, पंडित मूरख एक, जहाँ पंडित और मूरख को एक मान लिया जाता है, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ इंद्रायण जैसे कड़वे फल और अनार को एक मान लिया जाता है, जहाँ अनेक विवेक, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि उस स्थान के लोगों का विवेक नष्ट हो चुका है। फिर से देखिए क्या कहते हैं कवि कि जहाँ कोयल और कौवे को काले रंग होने के कारण एक मान लिया जाता है, जहाँ मूर्ख एवं पंडित में कोई भेद नहीं किया जाता, जहाँ इंद्रायण जैसे कड़वे फल एवं अनार जैसे मीठे फल में कोई भेद नहीं किया जाता, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वहाँ के लोगों का विवेक समाप्त हो चुका है। विशेष देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, साथ में विवेकहीन राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है जो 8 जो यहाँ दोये है नीति अष्टक के अंतर्गत, ये आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और हाँ, शेयर तो आप जरूर कीजिए, पर घर पर रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।